ठीक है बस। ओके, सो वेलकम बैक टू वन ओशियन एकेडमी। ठीक है, और देखते हैं। तो आज अभी मैं आ रहा हूं द ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, ब्लैक बोर्ड से उनका रिक्वायरमेंट है 11 से 7 बजे तक का। ठीक है ना। तो मुझसे बोला कि एक टॉपिक पढ़ाइए फिजिक्स का 12th का। मैंने पढ़ाया जो तुम लोगों को पढ़ाया था वही कूलॉम्स लॉ। तो फिर उन्होंने पूछा लिमिटेशन क्या है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि लिमिटेशन ऑन ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं या लिमिटेशन इन थियोरी पूछ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब इंजीनियरिंग मशीन पढ़ते थे तो उसमें लिमिटेशन ऑन ऑब्जेक्ट पढ़ते थे। ठीक है, तो बोला आप फिर दोबारा मैंने कॉल डाउन किया कि सर लिमिटेशन वही ना जहां ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो हाँ सर हाँ। तो मैंने उसे बताया बेटा अब तुम लोग एनालाइज करके बताओगे कि सर जो आप बताए वैसा किताब में लिखा हुआ है या नहीं है, और सही बताए कि गलत बताए। ठीक है, अरे आपको कैसे भरोसा होगा बेटा, आपको उसके लिए कूलॉम्स लॉ जानने पड़ेगा। सिंपली बताया लिमिटेशन में कि पहला तो लूप में अप्लाई नहीं होता है, लूप में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा मैंने जो बताया कि फॉर इंस्टेंटेनियस इंक्रीज ऑफ एनी फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कुछ भी लिख दो, एफ ही लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता है। अब जो थिंकर था सो भाई जो इंटरव्यू ले रहा था वो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि ये मैंने किताब की बात नहीं लिखा है। ठीक है, अब तुम लोग एनालाइज करोगे क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं कि आप सही बताएं कि गलत बताएं। मैं कमरे से बाहर आकर, उसको हवा नहीं लगा, बिल्कुल सही बात। मैं कमरे से बाहर आके देखा, मैंने कहा यही तो चीज बताया हूं जो लिखा हुआ। पहला वो नहीं समझ पाया कि सर आप चार्ज कह रहे हैं और फिर आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दे रहे हैं। तो जहां पे चार्ज रहेगा वहां पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो प्रेजेंट रहेगा ही, होगा कि नहीं होगा। चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स अपना दिखाएगा ही दिखाए। अगर कोई कहे कि कहीं पे भगवान है और वहां पे क्या हो रहा है कि धर्म का कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो उनको कोई भगवान कहेगा। भगवान जहां रहेगा वहां धर्म का काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज व्हाट, सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स बाय द चार्ज। यही सेल्फ इंड्यूस्ड है ना कि हम या आप जाके उसे उत्पन्न करवाते हैं। वो चार्ज आया कि वो खुद व खुद आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिक्चर में मलका शेरावत आए तो हिमेश रेशमिया खुद व खुद आ जाता है कि नहीं। तो यहां भी सेम चीज चलेगा। अब मैंने क्या बोला बेटा, यहां पे पॉइंट नोट करने वाला है इंस्टेंटेनियस। मैं ये नहीं बोला कि फोर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा। जब इंस्टेंटेनियस इंक्रीज, जब उसने मुझे पूछा कि सर इसे आप मतलब और विस्तार से बताइए, तो मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस इंक्रीज ऑफ फोर्स तब होगा सर जब इंस्टेंटेनियस इंक्रीज ऑफ हम चार्ज करेंगे। चार्ज बढ़ेगा तभी फोर्स बढ़ेगा ना। कूलॉम्स लॉ के अनुसार फोर्स कब बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसका होगा तभी बढ़ेगा। तो मतलब कि चार्ज का वैल्यू बढ़ गया तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम डेल्टा क्यू एकदम छोटा सा चार्ज को इंक्रीज करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्राइकर पे ऐसे मारे, छोटा सा एकदम जब देते हैं इफेक्ट, तो बेटा कूलॉम्स लॉ नहीं देखा जाता है कि फोर्स उसका इंक्रीज कर गया, ऐसा कुछ नहीं दिखता है, नो इफेक्ट। तो इसीलिए मैंने उसे बताया। फिर उसने बताया, जब इतना जब डिस्क्रिप्शन सुना तो बेचारे ने बोला ठीक है सर, सो आपको कॉल जाएगा 7 दिन 8 दिन के अंदर। तो फिर मैंने बोला कॉल जाएगा, आप दीजिएगा कितना भाई। तो खैर मर्दों का सैलरी डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन मैंने खुलेआम कहा उसकी ड्यूटी 11 से 7 है। तो मैंने कहा कि अभी जितना मुझे मिल रहा है उससे दुगना दे दिया जाए। हाँ, अब ये तो बेटा बात की चीज है कि सोचा है कि मिलते हैं, लेकिन ज्यादा थोड़े मांगा जी। नहीं नहीं, ब्लैक बोर्ड में ज्यादा थोड़े मांगा जी। अब इतना भी नहीं दे 11 12 पढ़ाने का, तो क्या देगा। और पैसा देगा तभी तो पढ़ के आऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और पैसा देवे नहीं करेगा तो कुछ ही अच्छा के लिए ना बेटा एक्स्ट्रा पढ़ के जाने पड़ता है। जैसे किसे
और 2-4 किताबों का। नॉर्मली पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी रटा हुआ है, उसको लेके चल गए। हाँ, लेके चल गए कि तुम लोग भी जानते हो, बाजार में इतना दिन से पढ़ रहे हो, जानते हो। अब अच्छा पढ़ाने के लिए कोई कितना भी पढ़े रहे, उसे क्या करने पड़ता है, रिवाइज करने पड़ता है कि नहीं। तो चलिए बाकी जो होता है वो देखेंगे, कोई भारी चीज नहीं है। इंस्टेंटेनियस इंक्रीज तो कूलॉम्स लॉ नहीं होता है, लूप में कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? हाँ बोलिए, कुछ बोल। समेशन ऑफ द चार्जेस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो अट्रैक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपका नेट अमाउंट, जो ये पढ़ते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुछ ऐसा पढ़ते हैं ना, इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या और कुछ बोलते होंगे, उसके अनुसार नेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लूप में ये देखा नहीं जा सकता। अब उसे मैंने बता दिया। अब देखो बेटा, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि टैलेंट नहीं डिसाइड करता है, डिसाइड कौन करता है, साइड डिसाइड करता है। तुम उस साइड बैठे हुए हो, इंटरव्यूअर जिसके पास तुम इंटरव्यू देने जाते हो, क्या गारंटी है कि तुमसे ज्यादा जानता है? नहीं जानता है। लेकिन उसका साइड किधर है, उधर है, तो वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होइएगा कि नहीं होइएगा। ठीक है, तो आज का ज्ञान इतना ही। बाकी हम प्रीवियस का बॉयल्स कर चुके थे, चार्ल्स कर चुके थे, सबको पता है कि पूछे हम फिर से पीछे से कुछ पूछे क्या, बताइए बताइए बेटा, बॉयल्स लॉ क्या होता है? हाँ बेटा, कौन बताएगा? बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट किसको रखते हैं? टेम्परेचर को। चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखते हैं? प्रेशर को। और गेल-लुसाक लॉ में किसको कांस्टेंट रखते हैं? वॉल्यूम को। यही 3 चीज तो याद रखना है। और उसमें भी तुम लोग जैसे बॉयल हो गया, जब भी जिंदगी में कंफ्यूजन हो बेटा, ठीक है, तुम मानो चाहे मत मानो, मुझे किसी में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन मैं भी सब कुछ देख के पढ़ाता हूं। तो बस ट्रिक को हमेशा याद रखना। बॉयल्स हो गया, जिनको नहीं पता होगा वो याद रखेंगे। बॉयल ये ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसका भाई एक और होता है जो आप पढ़े होंगे, होमोफोन्स। बोलने में सेम तरीके के लगते हैं, लेकिन अर्थ क्या होता है उसका, डिफरेंट होता है। तो बॉयल एक होता है बेटा, बॉयल होता है, पानी बॉयल करेगा, तो बॉयल करेगा मतलब कि टेम्परेचर का जरूरत है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब चार्ल्स हो गया बेटा, तो चार्ल्स, उसके बाद आपका आया लुसाक। लुसाक में एल आया, तो यहां से क्या कांस्टेंट रहेगा, एल वाला चीज कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा बीच में चार्ल्स, तो प्रेशर रहेगा। ठीक है, कभी नहीं, ऐसे याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें? आर्किमिडीज हमने पढ़ा दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसके बराबर होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वेट बेटा, हाँ वेट ऑफ जो क्या कहते हैं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर होता है, वो किसके बराबर होता है? सब एक ही साथ उससे। हाँ, तो मैं क्या बोला, रिप्लेस्ड, वेरी गुड। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्या नाम, मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, ऑप्शन वाला नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं? बायोन्सी बोलते हैं या बायोन्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ, या पावर ऑफ लेंस इज व्हाट, कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द ऑब्जेक्ट इमेज, यही होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, चार्ल्स कर लिए थे, बॉयल्स कर लिए थे, गेल-लुसाक कर लिए थे। अब जो है सो अदर में आ जाते हैं। किसका वाला करा रहा था? टॉम शिपिंग का करा रहा था। 100 कंट्री नेम इसमें नहीं है, विशाल वाले में है। AEMA टेक्निकल कुछ इसी को करा रहा था ना।
तुम लोगों को बताना है, समझना है, ठीक है, प्रीफर्ड वे में। और इस पन्ने को, ये जो पन्ना है वीवीआई पन्ना है, मैं कहूंगा प्रिंट आउट करवा लेना और इसको एक तरीके से याद रखना, ठीक है। तो बॉयल्स का हमारा खत्म हो चुका था, खुल जा। हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है आयुष? हाइजन प्रिंसिपल बेटा, वेब फ्रंट किसे कहते हैं करण? वेब फ्रंट, हाँ वेब फ्रंट किसे कहते हैं बेटा? नया वेब फॉर्म मतलब किसे? वेब फ्रंट क्या होता है? जैसे माता क्या होती है, तो जो बच्चों को जन्म दे माता होती है। सिमिलरली वेब फ्रंट इज अ व्हाट? मदर। किसको जन्म देगा बेटा? बेब को जन्म देगा, नए बेब को जन्म देगा। एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? एग्जाम्पल देखिए कि पानी में, वो गाना सुने हैं ना, पानी में चीनी घोली राजा जी, है? तो पानी में यहां पे पत्थर मारना है। क्या मारना है? पत्थर मारना है। पत्थर मारेंगे आप तो आप देखिएगा ऐसा ऐसा सर्कल बनते जाता है, ऐसा ऐसा सर्कल बनते जाता है। बचपन में तो और ऐसे मारते थे कि एक ही बार में मेरा 3-4 बने, करते थे कि नहीं? पानी जहां जमा रहता था वहां पर, तो ये ऐसे ऐसे जो फैलते रहता है बेटा, तो यहाँ पे हर एक बॉर्डरिंग जो है वो क्या है? आपका वेब फ्रंट का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यहां से एक नया वेब उत्पन्न हुआ, ठीक है। यहां से क्या हुआ? एक नया वेब उत्पन्न हुआ। अब इस किनारे से फिर से एक नया वेब उत्पन्न हुआ, तो ये ये जो किनारा दिखा, ये आपका क्या कहलाता है? वेब फ्रंट। फ्रंट का मतलब अगला हिस्सा, और वेब तो ये गोल वाला कुछ भी उठता है तो उसे वेब ही कहते हैं, ठीक है। तो वेब का आगे वाला पार्ट क्या कहला जाएगा? वेब फ्रंट। अब आप चाहे जैसे चाहिए किसी को समझा सकते हैं। अब अगर वो जबरदस्ती कर दे, ठीक है, तो उसको कहिए कि सर कॉन्सेप्ट आप जिस लाइन में पढ़े हैं मैं दूसरे लाइन से पढ़ा। क्लियर है इतनी बातें? हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? कि एवरी वेब फ्रंट इज मदर ऑफ द अनदर वेब। सीधी सी भाषा में हर एक वेब फ्रंट से दूसरा वेब क्या करेगा? उत्पन्न होगा, ठीक है। क्लियर है? ये हुआ हाइजन प्रिंसिपल। एक नाम आता है बेटा आपका हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। वो प्रिंसिपल नहीं है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं हमेशा बता दे रहा हूं। कंफ्यूज हो गए तो वहां पे फिर एग्जामिनर कहीं कुछ का कुछ लपेटने लगे तो वो दिक्कत होता है। प्रिंसिपल लिखता है कि प्रिंसिपल, पता नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, हिजेनबर्ग क्या होता है? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड। हाँ, वेरी गुड। और क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं? हाँ, लो एनर्जी बॉटम पे, और जब कोई मूविंग में है तो ऑलवेज एनर्जी क्या करते रहता है? लूज करते रहता है। क्या सेंटर में गिर जाएगा? और क्या? द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैक होल कॉन्सेप्ट जो है कि कोई चीज ऐसे एनोमली जो है सो गलत हो गया है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने सेल में मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? वो लूज कर रहा है। तो लूज करेगा तो ये फिर ऑर्बिटल शेप नहीं होना चाहिए था। कैसा शेप बन जाना चाहिए? स्पाइरल शेप। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया था कि एनर्जी जब लूज करेगा, ठीक है ना, स्पाइरल बन जाएगा तो आके सेंटर में ए खत्म हो जाएगा, तब तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ गए इतनी बातें? चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। एवोगाड्रो लॉ बता दिया था, ठीक है। तो गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आइडियल गैस
पहले ही बताया था आइडियल गैस एग्जिस्ट करता है बेटा, और कोई करता है करण आइडियल गैस एग्जिस्ट? बोलो बेटा, आइडियल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइडियल इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ये याद रखिएगा बात को, ठीक है? तो आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। पीवी बराबर एनआरटी, आर का वैल्यू सबको पता है, कितना लेते हैं? 82.34, कुछ ऐसे ही लेते हैं, 8.313, कुछ ऐसे ही लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये तो आर का वैल्यू एक नंबर वाला में आपसे पूछ सकता है, वैल्यू याद रखिएगा बेटा आप लोग। इंट्रोपी एंड इंथैल्पी भी पढ़ा दिया था मेरे ख्याल से। ये जब इंट्रोपी बोला तो किधर गया जी? इंट्रोपी एंड इंथैल्पी भी पढ़ा दिया था। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लो, रिवाइज हो जाएगा सबका। क्या कहता है स्टीफन बोल्ट्जमैन? स्टीफन बोल्ट्जमैन किसके बारे में बोलता है बेटा? तो बी फॉर बोल्ज और बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बोल्ज और बी फॉर क्या हुआ आपका? ब्लैक। तो किसके लिए बात करता है? ब्लैक बॉडी के लिए बात करता है। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्लैक बॉडी बेटा? इसका नाम क्या है? ध्रुव है, और उसका नाम तेरा भी तो नाम रुद्र, ठीक है? तो चलो ध्रुव तू बताएगा बेटा क्या होगा? इमिसिंग पावर 1 होता है। इमिसिंग पावर ये 1 बता रहा है कि 0 होता है बेटा ब्लैक बॉडी में। ब्लैक बॉडी इमिशन कहां करेगा? वो टोटल क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इमिसिंग पावर उसका कितना होता है? 0 होता है, ये याद रखना है, ठीक है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसके अंदर कुछ भी डाल दो, दुनिया का कुछ भी, वो सबको क्या कर लेता है? अपने में हजम कर लेता है, ठीक है? तो हमारा यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जितना वो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, दो में से कोई चीज, टोटल एनर्जी जितना वो एब्जॉर्ब करेगा या क्या करेगा बेटा? रेडिएट करेगा, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का 4 पावर। कितना पावर? टेम्परेचर का 4 पावर। तो एनर्जी कंजर्व और रेडिएटेड दोनों में से किसी भी भाषा में लिखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टू द पावर 4। टेम्परेचर टू द पावर कितना हुआ बेटा आपका? 4। अब ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट में लिखा, अगर इसे वेव के कॉन्सेप्ट में आप पढ़िएगा तो वेव क्या कहता है कि लुमिनस इंटेंसिटी का नाम सुने हैं, इंटेंसिटी जानते हैं? तो इंटेंसिटी किसी भी चीज का, ठीक है, क्या होता है? 1/λ टू द पावर 4 होता है। कितना होता है? 1/λ टू द पावर 4 होता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट में इसने लिखा कि रेडिएशन एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर का पावर 4 होता है। जब टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, को ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के बाद E इजकल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गुना T का पावर 4, E इजकल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गुना T का पावर 4। क्लियर है इतनी बातें? हैं? एब्सोल्यूट पावर, इमिसिंग पावर 1, एक मिनट रुक जा, एनर्जी का कह रहा है ना, इमिशन का टोटल एनर्जी कितना दे देगा? 1 के बराबर दे देगा। वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में मैंने क्या बता दिया था? अच्छा अच्छा, इमिसिंग पावर इसका 1 हो गया, तो ये इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। अब पावर में बदलते हैं तो पावर क्या होता है बेटा? पावर में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे? एनर्जी को पावर में बदलिए, एनर्जी को पावर में बदलिए, इस एनर्जी वाले फॉर्मूले को पावर में बदलिए। बोल दो बोल दो,
देखिए पावर में करना कुछ नहीं है, जो अमाउंट है उसको एरिया से क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है, क्योंकि पावर यहां पर किसका बताता है, फोर्स के ही बारे में बताता है। पावर यहां पर किसका बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो एनर्जी से जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो करना कुछ भी नहीं है, एरिया से गुना कर देना। तो टोटल सरफेस एरिया अगर ए बॉडी का रेडिएटेड एलोंग है तो सिग्मा ए इंटू टी टू द पावर 4 हो जाएगा टोटल पावर रेडिएटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, दैट इज अवर स्टीफन बोल्ट्जमैन। अब सिग्मा क्या है यहां पर बेटा, आपका सिग्मा क्या है यहां पर, सिग्मा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर और के का पावर 4। तो इस यूनिट को याद तो रखिए या ना रखिए, आप इसका वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जरूर याद रखिएगा। कितना होता है, राउंड फिगर में कितना लेते हैं, 5 गुना 10 का पावर -8 लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतना नो। तो एप्लीकेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कहां है, कोई भी ब्लैक बॉडी पर किसका रेडिएटेड बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी, वहां पर क्या आपको अप्लाई करने पड़ेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के एप्लीकेशन को अप्लाई करने पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉ। तो मैं डायरेक्टली पहले डिफाइन कर देता हूं, फिर आपको पूछूंगा। तो बॉयल्स लॉ का कहां पर होगा बेटा, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता था, टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पानी के अंदर तैराकी कीजिएगा, पानी के अंदर एक सरफेस पर हमेशा क्या रहता है, एक ही टेम्परेचर रहता है। तो स्क्यूबा डाइविंग वाले केस में क्या होता है, तो वो तो जब पूछेंगे तब बताएगा ना, कि पढ़ाते टाइम ही बता देगा। तुम कुछ बोल रहा था तो मैं पूछा कि क्या बोल रहा है, देखिए इधर। तो बॉयल्स लॉ स्क्यूबा डाइविंग के केस में होता है बेटा। स्क्यूबा डाइविंग मतलब आप लोग देखे होंगे पिक्चरों में कूदते हुए, सिरिंज के केस में बॉयल्स लॉ। फिर सांस लीजिएगा तो आर्टिलरी जो होता है उसमें बॉयल्स लॉ फॉलो होता है। ठीक है, और बाईसाइकिल या कार पंप में क्या फॉलो होता है, बॉयल्स लॉ फॉलो होता है। चार्ल्स लॉ में देखिएगा बेटा, तो चार्ल्स लॉ में एयर बैलून में चार्ल्स लॉ फॉलो होगा। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो थर्मामीटर में क्या फॉलो होगा, चार्ल्स लॉ फॉलो होगा। और फिर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर टायर में भी क्या फॉलो होगा, चार्ल्स लॉ फॉलो होगा। क्लियर है, लेकिन आपको याद रखना है एरोसेल केन्स का बर्निंग पर ए फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो मेन यहां पर ए वाली अंडरलाइन करके आप याद रखिएगा, बाकी तो आपको ऑप्शन में दिखेगा तो याद रहेगा। ठीक है, ए वाली जरूर याद रखिएगा कि डोंट बर्न एरोसेल कैन्स। ठीक है, क्योंकि ये अगर दे दिया तो ये एक ही चीज है जो निगेटिव में लिखा हुआ है यहां पर बेटा, और वहां पर फिर आपको अगर कॉमनली याद भी कीजिएगा तो आपने तो ज्यादातर पॉजिटिव चीजों को याद किया है, वो दिखेगा तो कंफ्यूजन कर देगा। तो इसे स्पेशली याद करके रखिए। ठीक है ना, कि एरोसेल कैन्स वाले केस में चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, गे-लुसाक लॉ। तो गे-लुसाक लॉ, आपके घर में प्रेशर कुकर है, सीटी देता है, किस आधार पे देता है, गे-लुसाक। वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम क्या है कुकर का, कांस्टेंट है। 2 लीटर पानी डालिएगा तो 2 लीटर ही रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा भी दिए फिर भी 2 लीटर रहता है कि नहीं, लेकिन वो सीटी खुला रहता है तो सीटी फिर बंद, जो इवेपोरेटेड जो भी वाटर है वो सीटी के सहारे बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर सीटी बंद रहेगा तो क्या होगा बेटा, कुकर में
प्रेशर इतना इंक्रीज कर जाएगा कि ब्लास्ट कर जाएगा। क्लियर है, एक्सप्लोजन दिखाई देगा। तो गे लुसाक, अब जो चीजें आपका केन पर वहां नहीं अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि केन तो लिमिटेड वॉल्यूम का रहता है, 1 लीटर का केन लिए, 2 लीटर का लिए, तो यहाँ भी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो एरोसेल कैंस में गे लुसाक लॉ आपका अप्लाई होगा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। तो कौन कौन बताएगा मुझे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा? फर्स्ट लॉ क्या होता है? कितने लॉ होते हैं ध्रुव? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? थर्ड पता ही नहीं। चलिए आप बताइए सर, कितने लॉ होते हैं? अच्छा ठीक है, थर्ड लॉ बताइएगा। हाँ, इफिशियंट इंजन कभी भी 100% नहीं होता है। आप खाना खाइएगा तो बर्बाद जाएगा ही जाएगा, आप गाड़ी में तेल डालिएगा तो बर्बाद जाएगा ही जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है बेटा? इंट्रोपी इज, इंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होता है। सेकेंड लॉ में कहा है? थर्ड लॉ में है कि थर्ड में है? इसीलिए तो पूछ रहा हूं, बताएगा तुम लोग ना जी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? 2 मिनट में सब रिवाइज करो जल्दी जल्दी। ये सब तुम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं जान रहा है? तो फर्स्ट लॉ क्या है? हाँ, चलिए गुड। तो देखिए थर्ड लॉ में जो लोग कंफ्यूज थे, इंट्रोपी कभी भी किसी भी चीज का जीरो नहीं होता है। क्या होता है इंट्रोपी बेटा? गाइड, इंट्रोपी क्या होता है? देखो दो वर्ड हमेशा तुम्हें कंफ्यूज करेगा बेटा। एक है इंट्रोपी और दूसरा है इसका भाई इंथैल्पी। अब इंथैल्पी में तुम लोग तुम लोग क्या गाना उना सुनते नहीं हो, किताब पढ़ते नहीं हो, डबल मीनिंग जानते नहीं हो, तो तुम लोग जानते क्या और नया जमाना में टिकोगे कैसे? हैं? इंथैल्पी में यहां पर क्या दिखा आपको? थैला। इंथैल्पी में क्या दिखा आपको? थैला। थैला में क्या रहता है? फ्री स्पेस रहता है। तो इंथैल्पी मेजरमेंट ऑफ द फ्री स्पेस होता है बेटा, ठीक है ना? और इंट्रोपी क्या होता है? अब कोई चीज फ्री है, तुम फ्री हो, ठीक है, लोगों ने जब फ्री है आप तो क्या कीजिएगा? वॉन्डरिंग कीजिएगा इधर से उधर, लालपुर के गलियों में छिछोरापंती करते चलिएगा, है कि नहीं? तो इंट्रोपी का मतलब क्या हुआ बेटा? वांडरनेस, रैंडमनेस, कि बॉडी कितना रैंडम है, कोई इधर से उधर कितना चल रहा है, दैट इज व्हाट बेटा? इंट्रोपी। ठीक है, तो इंट्रोपी सिस्टम का कभी भी जीरो नहीं होता है। मतलब कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट रहे उसके मॉलिक्यूल किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। ये तो बचपन से जान रहा है, इसी का नया नाम दे दिया, तो कंफ्यूज क्या हो रहे हैं आप? ठीक है, नहीं तुम्हें नहीं, तू तो गुड बॉय है बेटा, ठीक है। चलिए आगे, बाकी ये जो आयुष नहीं बता रहा है, करण ये सब नहीं बता रहा है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। नो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? कोई बता सकता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? चलिए कोई बात नहीं, तो देख लीजिए यहां इंट्रोपी एंड इंथैल्पी। इंथैल्पी थैला है तो क्या चीज रहेगा उसके पास? स्पेस रहेगा, फ्री स्पेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोपी तो रैंडमनेस रहेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलिएगा। इंथैल्पी फ्री स्पेस कोई चीज कंटेंट करेगा, वहीं से आप लोग एनालाइज कर लेना। बैग में अगर खाली जगह है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही,
यहां पर क्या आएगा इस बॉडी में? एनर्जी आएगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट आएगा, और इंट्रोपी आपका बता ही दिया कि रैंडमनेस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बहुत बार पढ़ाया हूं, सबसे छोटा लॉ है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में हम लोग 4th ईयर तक पास्कल्स लॉ पढ़ते आते हैं, ठीक है, 4 साल तक। हाइड्रोलिक का मतलब समझते हैं ना, डैम बनता है, ठीक है। तो बताइए पार्सल लॉ क्या है, तू बताएगी, बता बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वो समझ गए बोलना क्या चाहती है, ठीक है ना, बोलना क्या चाहती है ये समझ गए। ऑप्शन देख के सही लगा सकती है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बेटा कि सीधी सी भाषा में आपको याद रखना है, फॉर एनी सबमर्सिबल बॉडी, कोई भी बॉडी, हाँ शांत हो जाइएगा, इधर देख लो बेटा, कोई भी बॉडी अगर कहां पे है, डूबा हुआ है, फ्लूइड में है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलरली लगता है। कैसा लगता है? ऑल डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगेगा, और कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। यही है आपका पास्कल लॉ। यही क्या है आपका पास्कल लॉ। इधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा बेटा जितना कि इधर से लगा, जितना कि ऊपर से लगा इस बॉडी पर, जितना कि इस साइड से लगा। सब साइड से किसी भी एंगल पर मेजर करेंगे बॉडी पर तो आपको इक्वल फोर्स मिलेगा। और फोर्स कितना डिग्री पर एक्ट करता है? 90 डिग्री पे एक्ट करता है। ये हो गया आपका पास्कल बाबा का लॉ। तो देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज्ड फ्लूइड। इनक्लोज्ड फ्लूइड मतलब डूबा हुआ एक तरीके से, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर वॉल्स। क्लियर है इतनी बातें? तो प्रेशर एट द पॉइंट फर्स्ट इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट सेकेंड, तो वहां से एनालाइज करके P1 इज इक्वल टू P2 दैट इज इक्वल टू P3 दैट इज इक्वल टू P5, ऐसे करके आपको पास्कल्स लॉ को याद रखना है। आगे देखते हैं, अब पास्कल्स लॉ में यहां पर एक बात बोलता है, एक एजम्पशन होता है। क्या है एजम्पशन ऑफ द पास्कल लॉ? क्या है एजम्पशन ऑफ द पास्कल लॉ? कि जो भी प्रेशर एग्जिस्ट होगा उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज अ एजम्पशन ऑफ पास्कल लॉ। यहां पर देख लीजिएगा, हाइड्रोलिक चीजें मैं पहले ही बताया, तो जहां भी आपको पानी वाला कुछ वैसा एग्जांपल दिख गया तो आपने क्या अप्लाई कर देना है? पास्कल्स लॉ अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबको पता है, फिर से डिस्कस कर देता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा कि मान लिया जाए आपने क्या किया, पानी में छलांग लगाया। आपने क्या किया? पानी में छलांग लगाइएगा, छपाक, ऐसे ही करते हैं ना। तो जैसे ही छपाक होगा तो यहां से कुछ पानी ऊपर उठ के हट जाएगा, मतलब बाहर, कितना बार कुआं से बाहर फेंक देता है पानी, मीन्स इस एरिया पर आपको क्या करेगा, पानी रिमूव हो जाएगा। तो जितना पानी रिमूव हुआ है, जितना पानी रिमूव हुआ है बेटा, वो किसके बराबर होता है? वाटर रिमूव्ड, तो वेट ऑफ, देखो बेटा तुम लोग को आता तो है नहीं, हो बातें करके डिस्टर्ब करते हो हद से ज्यादा, ठीक है ना। पूछूंगा, एक बताएगा, 5 चुप रहेगा। तुम्हारा लाइफ है, तुम कुछ भी करो लेकिन समझा करो कुछ, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहां से जितना पानी ये जो भागा है, ये पानी का वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है बेटा? आपका वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, वेट ऑफ बॉडी।
और ये वेट ऑफ बॉडी जो होता है एक इसके बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्टली, ये तीनों बराबर होते हैं। एक फोर्स जो नीचे की ओर से लगता है इसे कहते हैं बायोएंट फोर्स, तो ये बायोएंट फोर्स के बराबर होता है। ये आपका किसका प्रिंसिपल था? आर्किमिडीज बाबा का प्रिंसिपल। अब पानी में तैरने वाला जितना भी चीज है वहां पर किसका एप्लीकेशन आएगा? आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन आएगा। क्लियर है इतनी बातें? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या आएगा? आपका एप्लीकेशन आएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढना इसका आंसर, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है कि जब कोई आदमी मरने के लिए गया तो नीचे डूब गया, मरने के बाद वो बाहर आ गया, ऐसा क्यों? ठीक है, डूबने के बाद ही मरता है ना, तो मरने के बाद वो बाहर आ जाता है पानी के बाहर, ऐसा क्यों? इसको सर्च कीजिएगा आप लोग, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो बायोएंट फोर्स किसके बराबर होता है? बायोएंट फोर्स किसके बराबर होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बायोएंट फोर्स? क्या होता है बेटा, बोलिए? रो भी जी होता है। क्या होता है? बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू रो भी जी। रो क्या हो गया आपका बेटा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी। देखो नहीं आता है तो तुरंत एनालाइज किया करो कि डिफिनीशन कहां से आया है। डिफिनीशन पहले ही बोल रहा है वेट। डिफिनीशन क्या बोला बेटा आपको? वेट बोला। तो वेट इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? mg। अब mg के लिए वॉल्यूम से मैं नीचे भी डिवाइड कर दूं और ऊपर भी डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत पड़ा मुझे? नहीं दिक्कत पड़ा। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका? तो इसी को उसने क्या लिख दिया? इसी को उसने लिख दिया रो। तो रो भी जी, बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? रो भी जी। अब रो आया है, आयुष बताएगा बेटा कि वाटर का रो कितना होता है। हाँ बेटा, नहीं गलत बता रहे हैं ना, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। 1 ग्राम बता रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, पर होता है ये, पर भूलना, हाँ पर भूलना सुन, मतलब अति कर दिया तो भूलना। कितना होता है और कोई बताए? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इसको ग्राम में बदलिएगा तो जो आप बता रहे हैं वो वैल्यू नहीं आएगा, बदल के देखिएगा। और उधर मीटर क्यूब 10 टू द, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी किधर की ओर एक्ट करता है? वेट हमेशा किधर की ओर एक्ट करता है? नीचे की ओर एक्ट करता है। बायोएंट फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा? ऊपर की ओर एक्ट करेगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, यहां पर एक केसिंग है कि कोई फ्लोट कब करता है, कोई डूब कब जाता है, और कोई ऐसे ही स्थिर, जैसे वो देखे होगे तुम लोग, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, पानी में वो समुद्र के किनारे सोए रहते हैं लोग, ठीक है, और वो हिलता भी नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, हाँ समबात, ठीक है। तो क्या होता है? कोई चीज डूब जाएगा, कब डूब जाएगा? ज्यादा होगा तो डूबेगा, कम होगा तो तैरेगा, बराबर होगा तो छपला रहेगा शांति से, यही है ना, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से बेटा। अब डेंसिटी और यहां पर किसके कॉन्सेप्ट में बोला गया है? आपका बायोएंट फोर्स के कॉन्सेप्ट में। जब अभी बायोएंट फोर्स देखे बेटा, तो फोर्स ऑफ बायोएंसी आपका क्या था बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोएंट फोर्स है बेटा, रो भी जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोएंट फोर्स, समझ गए? तो जहां पर रो आ रहा है वहां पर आप बायोएंट फोर्स भी लगा के बता सकते हैं। तो जहां पे बायोएंट फोर्स आपका वेट से कम होगा वहां पे बॉडी क्या हो गया? डूब जाएगा, क्योंकि उठा नहीं पाएगा। ज्यादा हो गया तो क्या कर दिया? उठा दिया, बराबर हो गया
तो उसे छपलाए होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो यही डेंसिटी करके यहां बता दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन कहां कहां है? तो भाई शिप में, बोट में, सबमरीन में, पनडुब्बी में, बतख तैरती है उसमें, जितना भी चीजें हैं वो सारे जगह पे इसका क्या है, आपका एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट है व्हाई शिप फ्लोट्स बट नेल सिंक्स। सिंपल सी बात है, जहाज तैरता है लेकिन कील डूब जाता है, क्योंकि कील का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब आगे देखते हैं बाबा बर्नौली। ये तो बाबा बर्नौली को हम लोग पढ़ते हैं। बाबा बर्नौली पूछा है 15 बार में। कितना बार पूछा है? 15 बार। तो तेजस बताएगा बाबा बर्नौली किस चीज के बारे में बोले थे। हाँ, मैं पूछा सिर्फ छोटा सा जवाब देना था बेटा, किस चीज के बारे में। तो सिर्फ फ्लो के बारे में। फ्लो कौन करता है? फ्लूइड करता है, समझ गए ना? और फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब लिक्विड को भी फ्लूइड कहते हैं बेटा, और गैस को भी हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो बाबा बर्नौली ने जो थेसिस दिया फ्लूइड के रिस्पेक्ट में थेसिस दिया, तो क्या कहता है बर्नौली प्रिंसिपल, क्या कहता है बेटा? टोटल एनर्जी ऑफ एनी फ्लूइड इज ऑलवेज क्या, कांस्टेंट। अब फ्लूइड कैसा होना चाहिए? नॉन कंप्रेसिबल, मतलब आइडियल फ्लूइड के बारे में बात किया है। कैसा फ्लूइड के बारे में बात किया है? आइडियल। और हम लोग जानते हैं कि सर आइडियल तो है ही नहीं कोई। ठीक है, आइडियल तो है ही नहीं कोई। ठीक है, तो इसी को हम बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। एक फ्लूइड को आइडियल बोला जाता है बेटा, किस फ्लूइड को आइडियल बोला जाता है? वो भी यूज में ले लेते हैं कि चलो जब कुछ नहीं है तो कम से कम ये थोड़ा तो अच्छा है। वाटर को, किसको ले लेते हैं हम लोग? वाटर को। ठीक है, वाटर को हम लोग आइडियल के केस में ले लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। और फ्लूइड आपका कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस। ये दोनों एजम्पशन है, याद रखिएगा, बर्नौली का एजम्पशन है। अगर कोई पूछा कि लिमिटेशन क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सर अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल लगा तो उसमें बर्नौली नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले ही बताया कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए हमारा, इनकम्प्रेसिबल। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, ओके, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लो। क्लियर है? एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लो। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, अब ये दूसरे भाषा में लिख रहा है, जैसे मैं बोला वैसे नहीं लिख रहा। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को जो सम कर देंगे बेटा, तीनों को जब सम कर देंगे तो हमारा ये टोटल एनर्जी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताइए। बाकी चीज को तो इग्नोर कर देना है कि भाई विंड डिस्टरबेंस है, सब सारी चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इन तीनों का सम टोटल एनर्जी क्या बोला, रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट रहता है। अब इसे पाइप में समझिएगा, किस पे समझेंगे हम लोग, पाइप में समझेंगे। तो ये आया कहां से बेटा, ये आया कहां से, थेसिस। ये आया है थेसिस कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज से। कहां से आया है, कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज से। कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज क्या कहता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज कहता है कि अगर ये पाइप है, डिस्चार्ज क्या होता है, कोई बताएगा बेटा मुझे? डिस्चार्ज गधो, तुम लोग ये जो मॉल सीख रखे हो ना, जाके सर डिस्चार्ज लिखा हुआ था वहां बाहर निकालने वाला जगह पर। हाँ बेटा तू बता। वो तो सही बोल रहा है, जितना घुसे। डिस्चार्ज क्या होता है, मैं सिर्फ इतना पूछा। नहीं, व्हाट इज डिस्चार्ज? वॉल्यूम फ्लोइंग
पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट बेटा? डिस्चार्ज। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्चार्ज। क्लियर है? मतलब एक सेकेंड में कितना लीटर पानी एक नल से पास हो गया। अगर मैं मान लिया जाए बेटा, इधर देखना, हाँ इधर देख लो, फिर भूल जाएगा, फिर बीच में उठ पटांग और कहीं भगवान के भरोसे से आ गया तुमको ये चीजें, तो क्या करोगे? अब मैं तुम लोगों को ऐसे बताता हूं, ठीक है? मैं देखो गलत नहीं बताऊंगा बेटा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो मैं एग्जाम के दौरान झेला हूं, ठीक है ना? होता क्या है, बच्चे सुनते नहीं है। मैं आरआरबी का पेपर दे रहा था, ठीक है? तो मैं कभी पढ़ा नहीं था कि भाई इंस्टेंटेनियस टाइम, जैसे ही गाड़ी चला रहा है मुझे सामने कोई दिखा, कुत्ता आ गया बीच में, समझा आयुष? कुत्ता का बात है, तुम्हारा नहीं, ठीक है ना? अब कुत्ता आ गया बीच में, तो मुझे ब्रेक लगाने के लिए जो दिमाग तुरंत काम करेगा, तो कितना टाइम बाद काम करता है? नहीं, 2 सेकेंड। कितना लेते हैं? 2 सेकेंड, ठीक है ना? 2 सेकेंड लेते हैं। तो ये मैं कभी पढ़ा नहीं था बेटा, बट ऐसे ही तुम लोग दोस्त हो, ऐसे ही टाइप का अपना गैंग में बच्चे जब बाइक चलाते थे तो कहते थे अरे चढ़ा देना, अभी 2 सेकेंड है हमारे पास। तो मुझे याद था, वो क्वेश्चन दिख गया मुझे रेलवे में, मैं सही लगा के आया था, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो मतलब कि क्या है कि आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने पड़ेगा। तो डिस्चार्ज इज व्हाट? हंस लो। अभी एक बात बताएं, आयुष को नहीं बताएंगे, बाकी हंसने वालों को बताएंगे। आयुष तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है? एक बात बताएं बेटा। नहीं नहीं, ये गलत कहना, ये सब नए टीचरों पुराने टीचर बोलते हैं। नया जो होगा कभी ना बोले कि जितना, मैं तो कहता हूं पूरा मजे से चलो अभी से ही, बाद का कौन पता ना मिले कोई तो फिर रह जाओगे ऐसे, ठीक है? देखिएगा इधर, देखो बेटा, यहां देखो। अब यहां पर पाइप है, तो मैंने लगाया यहां पर वेंचुरी मीटर को लगा दिया। वेंचुरी मीटर क्या चीज मीजर करता है बेटा? डिस्चार्ज को मीजर करता है। किसको मीजर करता है? वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज को मीजर करता है, ठीक है? तो डिस्चार्ज, अब यहां पर बेटा इस सेक्शन का कुछ अपना एरिया होगा, एरिया होगा। अब जितना एरिया होगा एक सेकेंड में उतना ही वॉल्यूम, मतलब इसी वॉल्यूम के लिए ही तो वाटर फ्लो करेगा। एक सेकेंड में इसी वॉल्यूम के लिए ही वाटर फ्लो करेगा। तो इस एरिया और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर जो चीज होगा वही किसके बराबर में होगा? डिस्चार्ज के बराबर में होगा। वही किसके बराबर में होगा बेटा? डिस्चार्ज के बराबर। और कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज क्या कहता है कि पाइप पूरा चिकना है। कैसा है? चिकना है, एकदम थोड़ा भी रुखा नहीं होना चाहिए। तो आपका डिस्चार्ज क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। जितना यहां पे डिस्चार्ज जाएगा उतना ही अगले पॉइंट पे डिस्चार्ज जाएगा, उतना ही अगले पॉइंट पे क्या जाएगा? आपका डिस्चार्ज जाएगा। तो Q इजकल टू डिस्चार्ज बराबर हमेशा होता है एरिया गुना वॉल्यूम। क्लियर है? डिस्चार्ज बराबर क्या होता है बेटा? एरिया गुना वॉल्यूम। डिस्चार्ज को किस में लिखते हैं? मीटर क्यूब में, ठीक है? सॉरी, वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, सॉरी वॉल्यूम नहीं, क्या लिखते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। पानी कुछ स्पीड से जा रहा होगा ना, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, पानी कुछ स्पीड से जा रहा होगा, तो एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा इस एरिया से, उसी को हम लोग क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर है? इतनी बातें समझ गए? इतनी बातों को, ठीक है? अब आगे चलते हैं। एक मिनट का कहां से है? अब आगे चलते हैं। तो यहां पर बोला कि अगर मैं इसी पाइप में मैं देखता हूं, यहां पर मेरे पास इस पाइप कैसा है बेटा? आपका तिरछा है। पाइप कैसा है? तिरछा है। तो मैं इस पॉइंट पे एनर्जी निकालना चाहता हूं। तो एनर्जी यहां पर मान लिया जाए कि ये हाइट से h यूनिट के हाइट पर है। कितना यूनिट पर हाइट पर है? h यूनिट का हाइट पर है। तो h यूनिट के हाइट पे हमारे पास, इसके पास क्या आ गया? एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आएगा कि नहीं? समथिंग हाइट पर है कोई बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा बेटा। अब बॉडी को मैंने क्या कहा? डिस्चार्ज जा रहा है। डिस्चार्ज का मतलब तुम लोग जानते ही हो कि सर डिस्चार्ज का मतलब बाहर निकालो, मतलब मोशन में है। डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ बेटा? आपका बॉडी किस में है? मोशन में है।
तो मोशन में है तो कौन सा एनर्जी आएगा इसके पास, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पे इसको कौन मिल गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और क्या मिल गया आपका, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ ये जब कुछ ऊंचाई पर धरा जाता है तो इसको डेटम लाइन से जितनी भी ऊंचाई पे कहते हैं डेटम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेटम हेड। तो डेटम हेड को हम लोग क्या कह देते हैं कि इसके कारण जो एनर्जी आया उसको हम लोग कह देते हैं हेड एनर्जी। कौन सा एनर्जी कह देते हैं बेटा, हेड एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी रहेगा किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस हेड एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट इन इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। अब मुझे कौन बताएगा कि सर एक बात आ रहा है विस्कस, विस्कस क्या होता है बेटा, हाँ बोल बोल बोल, फ्रिक्शन इन फ्लूइड। ठीक है, फ्रिक्शन इन फ्लूइड को विस्कोसिटी कहते हैं और ये प्रॉपर्टी जो रखता है उसको विस्कस कह देते हैं। समझ गए इतनी बातों को, क्लियर है इतनी बातें। तो ये तीनों चीज कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस हेड एनर्जी बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार कांस्टेंट रहता है। अब इसका एक बेहतर एग्जांपल है, कभी कभी देखे होंगे बेटा कि मौसम तूफान वाला रहा चाहे नहीं रहा, एक झोपड़ी जो खड़ा था खुद ब खुद क्या हो गया, उड़ गया। देखते हैं कि नहीं, ब्लास्ट उसका छत उड़ जाता है। किसके कारण उड़ जाता है, वो बर्नौली प्रिंसिपल के कारण उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इनसाइड प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या करेगा, प्रेशर को रिलीज करेगा, रिलीज करता है तो छत हमारा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला, फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बेटा mgh, सॉरी ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, हाफ mv स्क्वायर। किसके बराबर हो गया आपका, हाफ mv स्क्वायर प्लस आपका क्या बच गया बेटा, डेटम हेड बच गया, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। इसको डेंसिटी के केस में जब लिखना है तो वॉल्यूम से क्या कर देंगे, पूरा सिस्टम को डिवाइड कर देंगे। क्या कर रहा है, वॉल्यूम से पूरे सिस्टम को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जब वॉल्यूम से डिवाइड किए तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, तो रो GH बन जाएगा वो, प्लस m बाई फिर से वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम फिर से रो बन जाएगा, तो प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस इसको या तो आप क्या कहिए, हेड एनर्जी कहिए या प्रेशर हेड कहिए, तो जेड बाई भी आपका क्या बन जाएगा, प्रेशर हेड या प्रेशर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। हाँ कहां पर, अरे गधा वो नॉन थी थोड़े है, नॉन कॉम्प्रेसिबल, वो कॉम्प्रेसिबल है जी। फूक नहीं पा रहा होगा तू सही से, एक इंड पे प्रेशर बढ़ाएगा दूसरा पे ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तू सही से तो फूक उसको। हाँ देखा ना, फूकने नहीं आ रहा है इसको तो, ठीक है। क्लियर है, आगे चले बेटा, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादातर ये पॉइंट का नाम पूछते हैं, ठीक है। ये वाली कि इसको क्या कहेंगे, तो इस अगर P में लिख दिया बेटा, P में लिख दिया तो P फॉर प्रेशर, प्रेशर हेड कहते हैं। अगर जेड में लिखा तो डेटम हेड या आप हेड एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ज्यादातर वहां पर ध्यान नहीं देंगे, वो आप बोल दीजिएगा, तीनों बात सेम होता है, ठीक है। ये बातों को याद रखिए, बाकी तो आप जान ही रहे कि सर रो भी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, सब आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब यहां पर
प्रिंसिपल को दूसरे भाषा में लिखा है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब ये दूसरी भाषा में लिख दिया है, मैं आपको सीधी भाषा में बता देता हूं, कोई भी एक चीज बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई चीज बाकी जो बचा वो घटेगा। क्लियर है? तो बाकी जो बचा वो घटेगा। क्या क्या घट सकता है बेटा, बता सुमित? कोई भी एक चीज, जैसे मैं प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या क्या घट सकता है, वेलोसिटी और भी बताइए कुछ, और भी कुछ घट सकता है? नहीं, क्योंकि एच तो पाइप तो हमेशा कांस्टेंट है ना भाई। पाइप को तो मैं हाइट पे रख दिया एक ही बार ना, बार बार थोड़े एक ही रीडिंग के लिए मैं इधर से उधर करते रहूंगा। तो प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी क्या कर दीजिए आप, घटा दीजिए। वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्लियर है इतनी बातें? आगे चले बेटा। तो एरोप्लेन विंग्स में इसका एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। अभी तुरंत बताया वेंचुरी मीटर का क्या इस्तेमाल है बेटा, डिस्चार्ज को मीजर करे, डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, डिस्चार्ज को मीजर करे। एक सेकेंड में एक पाइप के किनारे से कितना पानी निकल सकता है वो किससे मीजर होगा, आपका वेंचुरी मीटर से मीजर होगा। ठीक है। कार्बोरेटर इंजन, कार्बोरेटर किस कहां पे इस्तेमाल होता है बेटा, इंजन में किस चीज के लिए, कचरा को बाहर फेंकने के लिए या रोकने के लिए शायद, कि बाहर का कचरा अंदर ना आ जाए, है ना, क्लीन फ्यूल कॉन्सेप्ट में। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, मैग्नस इफेक्ट तेजस बताएगा, सो मत तेजस बता मैग्नस बाबा क्या कहा था। हा तू बता। हवा में घूमता नहीं है, पानी में घुमाऊ ना उसको, हवा में भी सही है तो पानी में ही घुमाते हैं। चलो कुछ कुछ सही बताया, लेकिन अच्छे से याद रखा कीजिए। चिमनी, पेपर स्ट्रिप राइजेज व्हेन बलून ओवर। देखो तुम्हारा वाला एग्जांपल यहीं पर है, पेपर स्ट्रिप राइजेज व्हेन बलून ओवर। अच्छा सा फूक दिए तो उड़ जाओगे। तो किसी को भी धमकी जो देते हैं कि फूक देंगे तो उड़ जाएगा, किसके कारण देते हैं, बरनौली बाबा के कारण देते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। टॉर्सली लॉ क्या है बेटा, टॉर्सली लॉ और टॉर्सली इक्वेशन भी होता है। तो क्या है, बताइए। तो देखिए किसी भी पॉइंट से कोई चीज कितना स्पीड से निकलेगा। अब मैं पॉइंट बोला, मैं देखो सुन ले, नहीं तुम लोगों को आता है, तुम्हें लग रहा है कि आता है, नहीं आता है, सुन ले, वही बता रहा हूं बेटा। जैसे देखो मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट से, मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट से कोई चीज जो फ्लो करेगा, ठीक है, वो कितना स्पीड से फ्लो करके बाहर निकला है, किसके द्वारा दिया जाता है, टॉर्सली बाबा के द्वारा दिया जाता है। जैसे बेटा बरनौली बाबा ने पाइप खड़ा कर दिया, एनर्जी के बारे में बता दिया। अब पाइप खड़ा हो गया हमारा, देखो ये पाइप खड़ा हो गया बेटा। अब इस पाइप को देखिएगा कि यहां पर वेंचुरी मीटर लगाया हमने, तो वेंचुरी मीटर सिर्फ क्या मापा आपका कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन भैया जो मैंने बताया कि सर ये डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये वेलोसिटी कैसे मेजर होगा, तो किसी भी पॉइंट से अगर कोई फ्लूइड निकलता है तो उसका स्पीड कितना रहता है। तो कुछ नहीं किया, टॉर्सली ने कुछ ज्यादा नहीं किया, मुझे फोन किया रात को, तो मैंने कहा टॉर्सली क्या हो गया, तो बोला कि मैं फंस गया हूं, बताइए कुछ। तो मैंने कहा कि काइनेटिक और पोटेंशियल को बराबर कर दो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से। समझ गया? तू हंस क्यों रहा? तो यहां पर किसका कॉन्सेप्ट लगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा, और उसने क्या कर दिया, हाफ mv स्क्वायर को बराबर कर दिया mgh के। यहां से इसने वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाला, कितना निकाला, v √2gh। क्लियर है? तो ये आपका टॉर्सली बाबा ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कॉन्सेप्ट दिया। क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, √2
जी एच। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना बेटा, इसीलिए अगर पानी ऊंचाई से गिरता है तो ज्यादा स्पीड से गिरता है। क्यों गिरता है? टॉर्सली बाबा के कारण, क्योंकि एच का वैल्यू बढ़ गया। तो हम लोग टॉर्सली के अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। टॉर्सली के अनुसार क्या आया बेटा आपका? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो जितना ऊपर से गिराओगे उतना स्पीड से गिरोगे। समझ गए? अब जिंदगी का यही कॉन्सेप्ट है। तो तुम लोग हमेशा याद रखना, मैंने तो गलती किया तो फिर मैं बाजार में आ गया, गलती नहीं करता तो बहुत आगे रहता। लेकिन तुम लोग याद रखना बेटा, जीवन में अगर ऊंचाई पे चढ़ रहे हो तो कभी भी आलतू फालतू के जगह या आलतू फालतू जगह नजर मत डालना, नहीं तो जितना ऊंचाई से गिरोगे बड़ा स्पीड में गिरोगे, गिरने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बता दे रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बाकी तुम लोग अपना समझ। ठीक है? क्लियर है? तो वेलोसिटी क्या होता है? रूट अंडर 2gh के बराबर में होता है। आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो यही कुछ 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 गुना के बराबर आता है। बाकी निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बहुत बार मैं बोला हूं और मैं पूछते भी रहता हूं ये क्वेश्चन ज्यादातर। वेव का चैप्टर का है, साउंड में पढ़िएगा। व्हाट इज बाबा डॉपलर इफेक्ट? आयुष दिन रात फोन। इसके फ्रेंड रिक्वेस्ट में तो कोई है नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों फोन पकड़े रहता है, गरीबी में ऐसे ही झूठ के दिखा रहा है सबको। चलिए बताइए बेटा क्या होता है? बोलो। हाँ, क्या बताता है? तो ज्यादा कुछ नहीं, डेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी। हाँ, वेरी गुड। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है बेटा। बस को पकड़ो, बस अगर मेरे तरफ आ रहा है तो हॉर्न पूरा एकदम स्पीड में लगता है। हाँ, और दूर जा रहा है तो हॉर्न धीरे धीरे क्या होता है? कम लगने लगता है। तो किसके कारण? डॉपलर बाबा के कारण। ठीक है, किसके कारण है? डॉपलर बाबा के कारण। हाँ, क्या? उसी तरीके से रात को भूत नाचती है, छन 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 छन। ठीक है ना? तो रात को भूत नाचती है तो हवाओं की स्पीड पर भूत का साउंड आपको पता चलता है। एक बैक लगेगा एकदम छन छन छन, भूत मेरे अगल बगल ही नाच रही है। ठीक है, और थोड़ा देर बाद लगेगा सुनते सुनते कि उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उस आवाज का घट जाता है, धीमा होते जाता है। तो किसके कारण ऐसा होता है? डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? वेव का इंक्रीज हो जाता है। और दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है बेटा? आपका घट जाता है। क्लियर है? बाकी यहां पर आपका डॉपलर इफेक्ट में लिखा हुआ है कि अपैरेंट चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये ऐसे क्लियर नहीं लिखा हुआ है जितना मैं क्लियर सोच रहा था, है ना? तो खैर देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अगर आप किधर की तरफ गए, अगर आप ऑब्जर्वर की तरफ गए तो बढ़ेगा, और मतलब सोर्स की तरफ गए बढ़ेगा, सोर्स से दूर गए घटेगा। दैट इज अ डॉपलर बाबा का थेसिस। अब यहां पर देख लीजिएगा, ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स न्यूमरेटर में बढ़ेगा, ए न्यूमरेटर में घटेगा, ए डिनोमिनेटर में घटेगा, हाँ, तो इक्वेशन भी पढ़ाने पड़ेगा, ये तो दिया हुआ है, रट लो ना, इतना लंबा कभी रटते थोड़े है? एफ डैश इक्वल टू क्या होता है? न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी गुना चेंज इन द फर्स्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन द सेकेंड वॉल्यूम। वेलोसिटी, चेंज इन द फर्स्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द सेकेंड वेलोसिटी। क्लियर है? देखो ये बातें यहां देखो, ओए लड़का खाली दांत निकाल रहा है, यहां देख। फिर एक नंबर में यही सब पूछता है। एक नंबर में वो ऐसे थोड़े पूछेगा डायरेक्ट, ऐसा पूछेगा अप्रोचिंग हो रहे, नजदीक जा रहे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? बढ़ गया। और दूर जा रहे तो घट गया।
तो इसीलिए ये दूरियां वाला गाना में फ्रीक्वेंसी क्या है, घटा हुआ है। ठीक है? अरे अरिजीत मेरा फैन है जी। ठीक है, नेक्स्ट और देखिएगा बेटा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फिर वही हो गया ना, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, हम नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, तो नजदीक वाला गाना में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है ना। किसी के नजदीक आ जाओ तो जान देने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओगे, है कि नहीं। और फिर दूर चले गए तो फ्रीक्वेंसी घट गया, दूर चले गए तो जाने देना, वो अपना अपना देखे, हम अपना देखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, घट गया। क्लियर है? तो इसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा, एम्बुलेंस के सायरन में, ट्रेन जब बजता है सो, बैट चमगादड़ हंटिंग में, रडार स्पीड गन्स, वेदर रडार, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल अल्ट्रासाउंड और सोनार में। सोनार क्या होता है आयुष, आयुष सोनार क्या होता है? हाँ बोल बोल, वो तो फुल फॉर्म बता दिया ना बेटा, अल्ट्रासाउंड, अब साउंड से आगे अल्ट्रासाउंड पर। कुछ दिन में तुम लोग मेडिकल भी खोल दोगे कि सर अब हॉस्पिटल बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ। हाँ बोलो, कोई बोलना चाहता है? मेजरिंग द डेप्थ और मेजरिंग द डिस्टेंस। ओके, केपलर लॉ बेटा, केपलर लॉ मुझे बताएगा रुद्रा, तू बता, केपलर लॉ बता। हाँ एक बता, छोड़ना, पहला वाला बता, बैठ के बता ना, खड़ा क्यों हो रहा है? बोल 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 बोल, उधर मत देख, उधर। अरे हट जा, इतना देर में तो देख। हाँ बताइए, फर्स्ट लॉ केपलर का। ये तो सब एक ही में बता दे रहा है बाप, ये सारा एक ही में बता दे रहा है। हाँ बोलते जाओ, बोलो बोलो। हाँ सही बता रहे हैं, गलत थोड़ी बता रहे हैं। हाँ वो सही बोला है। टी का पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3। वेरी गुड। तू बताएगा क्या नाम है उसको, आयुष। हाँ तुम्हारा ये क्या बोला कि सर सन एक्ट एज अ फोकाई करेगा, तो पाथ कैसा रहेगा? चलो कोई नहीं, उसका ध्यान नहीं है। तू बताएगा करण, पाथ कैसा रहता है केपलर में? तो पहला हमेशा याद रखना बेटा, जिंदगी का थेसिस है कि घर से निकले तो पहला काम हमें रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता कैसा है। ठीक है, तो सिर्फ केपलर ने भी वही कहा, सोलर सिस्टम में जो सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाएगी तो उसका कैसा रास्ता है बेटा, आपका इलिप्टिकल है। दूसरा क्या कहा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करता है, स्विफ्ट करता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्विफ्ट करता है। तो फर्स्ट लॉ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, सेकेंड लॉ क्या है, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। अब तुम देख लेना, लड़का देखता तो है नहीं। देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है बेटा, इलिप्स में चल रहा है, तो इलिप्स का कितना फोकस हो जाता है, 2 फोकस। इलिप्स का कितना हो गया, 2 फोकस। अब इसी पर तुम लोग ज्योग्राफी में पेरिजी, अपोजी, ये सब चीजें पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो, अब कहता है कि मैं 10 सेकेंड में जितना चला, तो 10 सेकेंड में ये ऑर्बिट अर्थ का कुछ इतना एरिया कवर किया। 10 सेकेंड में मान लिया जाए कि ये वाली एरिया को क्या किया बेटा, कवर किया। तो अगला 10 सेकेंड में हम कहीं और भी मीजर करेंगे, कहीं और भी मीजर करेंगे, इस वाले पॉइंट पर मीजर करेंगे, तो ये वाला भी अगर 10 सेकेंड में गया होगा तो दोनों एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। दोनों एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा आपका, बराबर रहेगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? नो सर।
अब अगला जो सबसे लास्ट में कहता है कि एरिया तो बराबर कवर कर रहा है, लास्ट में क्या कहता है कि टाइम और एरिया वाला हिस्सा का रिश्तेदारी क्या है। तो लास्ट वाला टाइम और डीए बाई डी टी कहने से तू लेते आता है, टाइम और एरिया का रिश्तेदारी क्या है। तो टाइम का पावर 2 जो रहता है, टाइम का स्क्वायर जो रहेगा, टाइम का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का क्यूब का। किसका होगा? रेडियस का क्यूब का। क्लियर है? तो बस इतना ही तो था। तीनों ला समझ में आ गया केपलर का? क्लियर है? अब आगे देखते हैं बेटा, एप्लीकेशन कहां पर है केपलर का। तो सर सैटेलाइट मोशन में, मून ऑर्बिट और कुछ है, रोवर उवर भेज दिए सर, तो वो सारे जगह पर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है आयुष? बता ना, तो जल्दी जल्दी बता, फिर चलाते रहा कर मोबाइल। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तुम बताना लॉ ऑफ इनर्शिया का 2 एग्जांपल दो, जल्दी बता। दो एग्जांपल फर्स्ट लॉ का देना है बेटा। फर्स्ट लॉ का 2 एग्जांपल दे रहे तेजस, ओए लड़का, फर्स्ट लॉ का 2 एग्जांपल बता बेटा। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ तू भी बता, तू कुछ नया बता। हाँ हाँ जब तक एक्सीलरेटर नहीं मारेंगे तब तक गाड़ी चलेगी। आ गए यहाँ। ये सब हरिओम टावर के सीढ़ियों पर वाले बच्चा जैसा तू कर रहा है। हाँ। गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चालू हुआ, पीछे की ओर झुक गए, गाड़ी ब्रेक लगाया, आगे की ओर झुक गए। वेरी गुड, ठीक है ना। किसके कारण सब होता है? इनर्शिया के कारण। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है सुमित? अप्लाइड फोर्सेस एंड द चेंज विल टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां से हमें क्या मिलता है? फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सर आगे की ओर धक्का लगाएंगे तो गाड़ी आगे की ओर ही बढ़ेगा, पीछे की ओर धक्का लगाएंगे तो पीछे की ओर बढ़ेगा। समझ गए इतनी बात को? अब थर्ड लॉ क्या है बेटा? लप्पड़ थप्पड़ लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर हमको कोई मार दिया सर, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो मारेंगे ही मारेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? तो दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैव अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मुझे कौन बताएगा? जानवी बताएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी जल्दी बता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सबको क्लियर है? डिस्कस कराने पड़ेगा। मैं 1 मिनट में यहां दिखा देता हूं। v इजकल टू यू प्लस एटी एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। v क्या होता है? v क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। u क्या हुआ बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या हुआ? एक्सीलरेशन। t क्या हो गया? टाइम। s क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। आयुष बताएगा मेरा दिल टूट गया, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? अरे बकलोल, कोई भी सुसाइड करेगा तो फ्री फॉल होगा। कैसा होगा? फ्री फॉल। सुसाइड का मतलब क्या हुआ? खुद से मरना। तो फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल में, चल शांति से सुन ले इधर, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितना रहता है? 0।
तो जहर खा के भी मरेगा तो बैठे बैठे ही खाएगा ना, कि दौड़ दौड़ के जहर खाएगा है। नेक्स्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग बेटा, टोटल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बस इतना ही याद रखना है। तो हील लॉ ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि टोटल हीट, देख लो इधर, फिर गधा जैसा ये वो सवाल तो बनता नहीं है। टोटल हीट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्क्वायर ऑफ द करेंट का, स्क्वायर ऑफ द करेंट का, ये हो क्या रहा है, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर गिवन। क्लियर है? तो हाँ बेटा, रेसिस्टेंस का नहीं होता है। मैं क्या पढ़ाया? कूलॉम्स लॉ में रेसिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट था। याद कीजिए, रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है बेटा। ऐसा नहीं होगा कि अभी रेसिस्टेंस 5 है, आधे घंटे के बाद 50 हो जाएगा। वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का कहां पे यूज करते हैं? तो सर कांस्टेंट का साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने में यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो आई स्क्वायर टी होगा, और ये जब हटेगा तो एक कांस्टेंट लेते हैं बेटा जिसको रेसिस्टेंस कह देते हैं, और आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। क्लियर है? आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर टी के बराबर होता है। ओके, तो ये हो गया आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग। दूसरे भाषा में जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है बेटा? दूसरे भाषा में और कुछ बताइएगा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वोल्टेज एंड करेंट। इतना ही याद रखना है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करेंट विद इन द गिवन टाइम। क्लियर है? तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी हो जाता है, ठीक है, और ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी हो जाता है, और विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, तो टाइम के लिए टी हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आपका आर टी हो जाएगा। इस दूसरी भाषा में इसको और क्या लिख सकते हैं? एच इक्वल टू और क्या हो सकता है बेटा? वी आई टी हो सकता है। टी क्या है? टाइम इन सेकेंड है। क्लियर है? तो देखिए, एच जूल है, आई एम्पियर, आर ओम, टी सेकेंड। कहां कहां एप्लीकेशन है? तो सर इलेक्ट्रिक का जितना भी चीज बना रहता है वहां किसका एप्लीकेशन है? जूल बाबा का एप्लीकेशन है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बताइए क्या होगा? ओम्स लॉ, हाँ, कहां पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या हो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो सीधी सी भाषा में ओम्स क्या कहता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कब हो? जब बॉडी हमारा कांस्टेंट हो टेम्परेचर के रिगार्ड में। समझ गए इतनी बात? तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज क्या रहता है? वोल्टेज का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस आई के कांस्टेंट, आई के प्रोपोर्शनल रहता है। वी इक्वल टू आप क्या पुट कर दीजिएगा? आई आर पुट कर दीजिएगा। तो वी वोल्टेज वोल्ट में लिखते हैं, आई करेंट एम्पियर में, और आर रेसिस्टेंस ओम में लिखते हैं। अब ओम्स लॉ से ग्राफ आता है तो आर तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को ग्राफ में नहीं लेंगे, वी और आई के बीच में ही सिर्फ ग्राफ बनता है। और कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होगा तो उससे पूछा नहीं, चेंज मींस व्हाट? चेंज इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा फिर भी हो, हाँ बोलो। हाँ हाँ,
हाँ हाँ तो इस मतलब इधर का बढ़ेगा तभी वो बढ़ेगा, y एक्सिस बढ़ेगा। हाँ हाँ, एक्स बढ़ेगा तभी वाई बढ़ेगा। तो x में करंट को रखें या फिर वोल्टेज को रखें? गधा, ये तो तुमसे नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछ दिया, उससे कहा नहीं कि सर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इधर से वोल्टेज देते हैं, इधर से करंट होता है, समझा देना उसे, समझ गया। V/I बनाते हैं। हाँ, तो उसमें तो इतना तो तू उसे बना ही सकता था CG। तो ये यही होगा, लैक ऑफ एनालाइजेशन, लैक ऑफ एनालाइजेशन। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि बकैती बिल्कुल किया करो। उससे क्या होता है, आप कितनी तरीकों से किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो ये पता चलता है। जैसे तुझसे पूछा था बहुत तरीके से, तू यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट घुसा देता कि उसे पता ही नहीं चले कि इस वर्ल्ड में ये बात भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चुप हो जाता फिर तुमसे। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसका एग्जाम्पल ही ऐसा दूंगा कि वो कभी किताब में देखा नहीं होगा। समझ गए? चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं कि किरचॉफ ला, किरचॉफ बाबा का ला क्या है। किरचॉफ ने कितना ला दिया था? 2 ला दिया है। कौन कौन सा ला दिया है? तो सर एक जंक्शन ला दिया है और दूसरा क्या दिया है? लूप ला दिया है। क्या दिया है? एक जंक्शन ला दिया है और दूसरा लूप ला दिया है। तो जंक्शन पर ट्रेन रुकेगी, किसके कारण रुकती है? करंट के कारण। तो जंक्शन में हमेशा क्या ले लेते हैं? करंट वाली बात को करते हैं। और लूप में ए लाया तो फिर इलेक्ट्रिक वाली चैप्टर में किस में ए लाता है? वोल्टेज में। तो लूप वाले में वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। तो क्या कहता है कि जंक्शन रूल क्या कहता है? तो अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, हट क्यों नहीं रहा? देखो, इंड्यूस आता तो है नहीं, इधर देखना है नहीं कुछ भी। वैसे देखो, ऐसे देखो बेटा, ये आप एक लूप बनाए, ये आपका कोई क्लोज लूप हो गया। लूप का मतलब कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो। ठीक है, ये आप लूप में हो गए बेटा। अब मैं इस वाले पॉइंट को, ये वाला जितना भी चौराहा दिखा, चौराहा को क्या कह देता हूं? जंक्शन कहते हैं। चौराहा को क्या कह देते हैं बेटा? जंक्शन कह देते हैं। तो जंक्शन पर क्या कहता है कि इधर से और भी कहीं से एक तार जोड़ दो, इधर से, तीनों तरफ से भी, अगर चारों तरफ कहीं से भी करंट आएगा तो नेट समेशन ऑफ करंट कितना होता है? कांस्टेंट होता है। नेट समेशन ऑफ करंट कितना होता है? कांस्टेंट होता है, या जीरो कह सकते हैं। जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या हो जाता है बेटा? आपका आउट हो जाता है। तो टोटल इंटरिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल एग्जिस्टिंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। दैट इज अ किरचॉफ का करंट लॉ या जंक्शन लॉ है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका वोल्टेज लॉ। हाँ बोलो 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 बोलो। अब वोल्टेज लॉ, तो नेट वोल्टेज इनसाइड एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट बेटा? जीरो होता है। किसी भी क्लोज लूप में नेट वोल्टेज कितना होता है? जीरो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन पर है। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? फाइनल एनर्जी होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कारण वोल्टेज आपका क्या हो गया? जीरो। क्लियर है? अब यहां पर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कहां पे लगता है? लेफ्ट हैंड कहां पे लगता है? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, बस यही सब। एग्जाम हॉल में 3 घंटा टाइम रहता है, अच्छा अच्छा मनोरंजन का साधन रहता है, लेकिन पता नहीं, मैं हमेशा देखा हूं वहां पर कोई मनोरंजन नहीं कर पाता है, चाह के भी नहीं। आधा तो रोते रहते हैं कि आज तो बाबूजी बेल्ट खोल के देंगे, है कि नहीं? तो भगवान करे ऐसा दिन जल्द आने वाला है, साप्ताहिक में। ठीक है, चलिए। नहीं, शराप नहीं, मैं शराप जीवन में किसी को नहीं देता हूं बेटा। देखो इधर क्या होगा, यहां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पे लगता है? लेफ्ट लगेगा राइट में। लेफ्ट कहां पे लगेगा? राइट में। राइट आया तो रा आया तो मोटर, ठीक है, और
राइट वाला किस में लगता है? जनरेटर। ठीक है, सीधे से याद रखना, राइट वाला लगता है लेफ्ट वाला मोटर में और राइट वाला जनरेटर में। क्लियर है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल यही हुआ ना, देख लो एफएमसी कर रहा है, देखो इधर, ये हुआ लेफ्ट हैंड आपका, ऐसे बॉल को ऐसे घुमा देना है, ठीक है ना, शुएब अख्तर की तरह। अब ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये क्या रहा? थंब। थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा? वाह, वेरी गुड, ठीक है ना, फोर्स। मिडिल फिंगर करेंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बातें? उल्टा नहीं, यही रहा ना जी। अच्छा, ये फोर रहा, ये मिडल रहा, सॉरी। अरे तुम्ही को तो ज्यादा ये सब चीजें चाहिए ना जी, ठीक है, आगे देखो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऐसे कर दिए, राइट वाला किस में लगेगा बेटा? जनरेटर में लगता है। फ्लेमिंग राइट हैंड ऐसे रखो, राइट वाला किस में लगता है? जनरेटर में लगता है। इसमें थंब क्या होगा? करेंट। हाँ, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, करेंट। कंडक्टर वही हुआ ना जिसमें करंट फ्लो करे। तो ये थंब क्या हुआ आपका? करंट का डायरेक्शन हुआ। और ये फोर फिंगर आपका क्या हुआ? ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और ये क्या हुआ आपका? मिडिल फिंगर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हो गया। ठीक है, ईएमएफ। आगे देखते हैं कि फ्राइडे लॉ क्या कहता है। चलो, सबसे हल्का क्वेश्चन है तेजस के लिए, फ्राइडे लॉ बेटा। हाँ, तू चुप, तेरा नाम नहीं है। ये भी सही बोल रहा, लेकिन उल्टा बोल दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स हमेशा चेंज होता है तो क्या होता है? गिवन फील्ड के लिए घटता है। गिवन फील्ड के लिए हमेशा क्या होगा बेटा? घटेगा। तो इसीलिए यहां पर कैसा साइन है आपका? निगेटिव साइन लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल, और जो भी लिखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बेटा? नहीं, गलत। फ्लक्स बता, कौन बताएगा मुझे? फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? हाँ बोल। वेरी गुड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई फील्ड कितना मजबूत है ये किससे पता चलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स से पता चलता है। ठीक है, बोलिए, क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। हाँ हाँ, पर यूनिट एरिया में। क्लियर है? तो ईएमएफ इंड्यूस माइनस d∅/dt। अगर कोई क्वाइल है तो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न ऑन दैट क्वाइल। आगे देखते हैं लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ, हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बेटा। हाँ हाँ, वेरी गुड। तू बता करण, कुछ और बता। लेंज लॉ में, लेंज लॉ बता, कोई और? तू बता बेटा। वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको दूसरे भाषा में कैसे समझेंगे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने वाली चीजों को ये लेंज लॉ क्या कर देता है? अपोज करने के बारे में बोलता है। ठीक है, लेंज लॉ क्या करता है? अपोज करने के लिए बोलता है। दूसरी भाषा में यह है कि अगर इंड्यूस करंट जो रहता है, जो वहां पे करंट हम इंड्यूस कराएं, मैंने क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो भाई फील्ड चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। अगर फील्ड को बढ़ा दिए
तो करंट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वैसी बात को यहां पे लिखा है। और वो क्या करेगा? जो करंट बढ़ेगा वो अपोज करेगा किसको? फ्लक्स में चेंजेस को। क्लियर है? आगे चले बेटा। हाँ हाँ, ओरिएंटेशन ही बदलते हैं, सही बोल रहा, ओरिएंटेशन ही बदलना। हाँ चलिए अगला देख लेते हैं। देखो यहां पर देखो, जो मैं बात बोलता हूं ये पता नहीं किताब वाले मैं जो बोलता हूं वही लिख देते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो, नेचर अपोज चेंज। नेचर क्या करता है? चेंज को रोकता है। ठीक है, रोकता है ना, नेचर चेंज को रोकता है। ठीक है, तो इफ यू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो इंड्यूस करेंट क्रिएट फील्ड अपोजिंग इट, मतलब एक दूसरा फील्ड बना लेते हैं जो कि फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स को भी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्लियर है? तुम इनको बढ़ा दिए, मतलब ज्यादा किसी को भाव दे दोगे। अगर तुम्हारा दोस्त है, गैंग है तुम्हारा, जब तक तुम्हारा जूनियर है सही से रहेगा, ज्यादा भाव दे दिए, बराबरी में आया, क्यों धीरे धीरे अलग गैंग बनाने लगता है कि नहीं? तो अपोजिशन में वो खड़ा हो जाएगा। तो नेचर का हर जगह नियम क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो जो इंड्यूस करंट उसके कारण है, वो दूसरा अपना क्या करेगा? गैंग बनाने लगेगा जो अपोजिशन में रहेगा। वाई नेगेटिव साइन इन फ्राइडे? डायरेक्शन अपोजिट। और मैंने क्या बताया? सीधी सी बात की फ्लक्स घटता है, इसलिए ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखते हैं कहां पे इसका यूज होता है। तो सर एडी करंट में, करेन किसी गड्ढे में गिरा हुआ गाड़ी को उठाती है, उसमें भी ये सारे चीजों का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है बाबा हुक्स। बाबा हुक्स क्या कहते? हुक वाला गाना सुना होगा, तू सुना है ना? हाँ, तो हुक वाला में क्या कहे थे? तू बता आयुष। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। स्ट्रेन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा यहां पर दो बातें आया। स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तू अब बताएगा स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? बस हवा हो गया, तू फंस जाएगा, ये क्वेश्चन दे दिया। तो तू बता सुमित बेटा, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? हाँ बोलिए। वही होता है प्रेशर भी, मेरे ख्याल से फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है ना प्रेशर बेटा। नहीं, बात तो वही हुआ ना कि सर फोर्स ही हुआ दोनों जगह। अब डिफॉर्मिंग कहो चाहे परफॉर्मिंग कहो, मैं जो सुनना चाहता हूं या जो ऑप्शन देता हूं उस अनुसार नहीं बता पा रहे। देखो बेटा, सिग्मा इजकल टू भी हम लोग क्या लिखते हैं? लोड अपॉन एरिया। पी से क्या मैंने लिखा? लोड। यही पी क्या होता है? फोर्स हो गया एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है? और प्रेशर बराबर भी क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, प्रेशर ऑलवेज एक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। इसका ऐसा कोई थेथिस नहीं है। इसका शियर स्ट्रेस भी होता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है। नॉर्मल स्ट्रेस है तभी 90 डिग्री पर होगा। दूसरा, प्रेशर परेशान करेगा, मतलब बाहर से लगेगा। प्रेशर किधर से लगेगा बेटा? बाहर से लगेगा। लेकिन आपका स्ट्रेस क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? इंटरनल प्रॉपर्टी है, अंदर से। जैसे रबड़ को आप खींच रहे हैं, तो रबड़ के अंदर में खुद ब खुद एक ऐसा ताकत है जो कि उसको क्या कर रहा है? खींचने वाली फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको अपनी ओर सिकुड़ा रहा है। ठीक है, और इसी घींचातीरी में क्या होता है? हम लोग रबड़ को तोड़ देते हैं। क्लियर है? तो वो क्या हो गया आपका? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, दैट इज इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट द लोड पर यूनिट एरिया। समझ गए? रेसिस्टिव है, जबकि प्रेशर भी हमारा रेसिस्टिव नहीं होता। प्रेशर रेसिस्टिव नहीं होता है,
ठीक है, जबकि स्ट्रेस हमारा क्या है, रेसिस्टिव है। तो ये छोटी सी बात है, बट हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर ये इंटरव्यू में पूछते हैं, आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे कभी। ठीक है, तो चलिए प्रेशर और, तो सीधी सी बात है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, डेल एल बाई एल। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। और व्हाट स्ट्रेन इज व्हाट, द डिफॉर्मेशन कॉज। जैसे मैं इस पे कितना ताकत, ये मेरा पेन है मान लिया जाए रबड़ का रहे, तो इसे खींच रहा हूं, ठीक है, तो खींच रहा हूं, तो खींचने वाला फोर्स को जो रोक रहा होगा वो स्ट्रेस हो गया, लेकिन कितना खींचाया, खींचने का और इनिशियल रेशियो क्या है, ये क्या कहला जाएगा आपका बेटा, स्ट्रेन कहला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, स्प्रिंग के केस में होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, तो स्टोक्स लॉ किसके बारे में बात करता है, बोल बेटा। ये भी वही है, पानी में फुटबॉल फेंक दो, क्या कर दो, पानी में फुटबॉल फेंक दो। तो पानी में फुटबॉल फेंकते हैं बेटा, तो फुटबॉल गोल गोल घूमने लगता है, रोटेटिंग में हो जाएगा, पानी में वो तैरते रहे, गोल गोल घूम के ही तैरता है फुटबॉल। तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में फेंकते हैं तो किस फोर्स से क्यों तैरने लगता है, तो एक ड्रैग फोर्स लगता है, जिसके कारण वो तैरने लगता है। तो ड्रैग फोर्स कैसा फोर्स होता है बेटा, यहां पर नाम आया है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का डिफिनेशन कोई बताइए, 12th वाला पूछता हूं तो करीब करीब बहुत बच्चे जवाब देते हो, सही या गलत, आधा आधा सही आधा गलत, या करीब करीब सही, लेकिन 11th वाला में तुम लोग फंस जाते हो। इसका मतलब है 11th में तुम लोग नहीं पढ़े हो। हाँ नहीं, ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब खींचना, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मोशन का है तो उसको जिस फोर्स से पीछे की ओर खींच लिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। अचानक खींच के छोड़ना रबड़ की तरह, ठीक है, दैट इज अ ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर मूविंग थ्रू विस्कस फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू, किसका किसका प्रोपोर्शनल होता है ड्रैग फोर्स, वेलोसिटी का, रेडियस ऑफ द बॉडी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल के बराबर होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एन आर भी होता है, जहां पर आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, बी वेलोसिटी हो गया, एन क्या हो गया, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड हो गया, और एफ आपका ड्रैग फोर्स होता है। तो इसको हमने किसके लॉ से देखा, स्टोक्स लॉ से देखा, किससे देखा, स्टोक्स लॉ से देखा। नहीं, खत्म ही कर देता हूं, अब कुछ और बचा है, 2-4 टॉपिक होगा तो वो खत्म हो जाएगा, इतना थोड़े है बेटा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, तो बबल्स इन बियर राइजिंग पीते हो ना तुम लोग, नहीं पीते हो, ओ तब तो अभी तो ये डिफिनेशन ही नहीं समझ आया। अरे कौन था वो लड़का, ये लोग नहीं, वो छोड़ दिया शायद ना, एक लड़का था, वो मुझे बाद में पता चला कि ये स्टाफ और बच्चे जाके ड्रिंक खेल रहे हैं। सब नहीं है ना बेटा, हर किसी का लेवल है, अपना साइड से करो जो करना है, सो है कि नहीं, असभ्यता ही बना दिए ये लोग। तुम आयुष भी था ना जी, ठीक है, चलो छोड़ो। पैराशूट में स्टोक्स लॉ का एप्लीकेशन आएगा, स्मॉल रेन ड्रॉप गोल बन के आता है, किसके कारण आता है बेटा, अब रेन ड्रॉप वाला मैं बहुत पहले देखा था, उस पे बियर गिल्स का एक नहीं आता है एनिमल वाला, तो जब हेलीकॉप्टर से कूदता था, तो देखो बेटा इधर एक, अब कोई मुझे बता सकता है कि सर बारिश जो गिरता है, एक भिगा दे थोड़ा बारिश वाला गाना से लिया गया है बारिश, ठीक है ना, तो ये जो बारिश गिरता है ये हमेशा वाटर ड्रॉप ऐसा ही क्यों रहता है, ऐसा ना कुछ रहता है, एक बूंद जल का ऐसे बनाते हैं ना, ऐसा कुछ बनाते हैं ना, एक बूंद जल का बूंद ऐसा ही कुछ बनाते हैं ना, तो ये इस शेप में, कोनिकल शेप में क्यों रहता है, बता बेटा कौन क्यों रहता है, ये जो बारिश का बूंद गिरा
तो बूंद का फिगर कहीं भी देखे हुए किताब में ऐसा बनाता है, कोन कोन के जैसा बनाता है, कोनिकल शेप में क्यों रहता है? तो देखो क्या होता है, नीचे से ड्रैग फोर्स एयर का लगता है, अब ऊपर से ये बादल का, बारिश का पानी फ्लैटर शेप में आया, ऐसा शेप में आया। ड्रैग का मतलब किनारे से उठाएगा, ड्रैग का मतलब क्या होता है, किनारे से। तो अगर इसके इस एरिया पर और इस एरिया पर टेंजेंशियली मैं फोर्स लगाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। तो इसी के कारण ये बारिश का बूंद ऐसा दिखता है। क्लियर है? चलिए आगे चले। ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एट लो रिनॉल्ड्स नंबर। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, भूल गए? चलिए बहुत बढ़िया। गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कौन बताएगा मुझे बेटा? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, अरे हटे तब ना। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? गॉस लॉ बताओ। देखो अब बता रहे हैं तो तुम लोग डाउनलोडेड फोटो देख रहे हो, है ना? वो नहीं, तुमको नहीं, ये दो लड़के बता। गॉस लॉ, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ। Electric flux inside any closed surface is directly proportional, गद्दे इनवर्सली नहीं, it directly proportional to the charge। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, कांस्टेंट ना। वही नहीं बोलना है, मैं जान रहा हूं आंसर देख के लगा लेगा वहां पर, लेकिन आपको क्लियर रहना है सब कॉन्सेप्ट से, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को नहीं ना लेंगे प्रोपोर्शनलिटी में, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कह देते हैं, इनसाइड एनी क्लोज्ड लूप और क्लोज सर्किट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन द सर्किट। क्लियर है? ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, कम चार्ज रहेगा तो कम फ्लक्स होगा। हाँ क्लियर है? तो फाई, अब अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बेटा तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाता है। एप्सिलॉन नोट क्या होता है? परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नोट क्या हुआ बेटा? परमिटिविटी। अब मुझे कौन बताएगा परमिटिविटी क्या होता है? हाँ, एक तरह का, क्या करता है उसका काम? और कोई? हाँ, फ्री स्पेस में कोई चीज किसी इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना रेसिस्ट करता है, वही क्या है आपका परमिटिविटी है। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 9 × 10⁻⁻² लेते हैं, देख लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर है बेटा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, रॉल्स लॉ पढ़ते हैं। क्या है सॉल्यूशन चैप्टर का रॉल्स लॉ बेटा? गैस निकलता। यहां पर रॉल्स लॉ को देख लीजिएगा। रॉल्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट टाइम्स इट्स मोलर फ्रैक्शन। वो बातें नहीं करो, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है इतनी बातें? मतलब कि अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये क्या होगा कि x टाइम ऑफ द सोलवेंट गुना p नॉट टाइम ऑफ द सेकेंड सोल्यूट। दोनों जगह सोलवेंट लिख दिया, गलत लिखा, एक जगह सोल्यूट लिखना चाहिए था। ठीक है ना, दोनों जगह सोलवेंट नहीं ना होगा, एक जगह सोल्यूट होना चाहिए था। ठीक है, तो होता है। तो P सॉल्यूशन क्या कहा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, x सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन x टाइम गुना किया है, और P नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। चैट जीपीटी वाला ही तो बताया।
क्या कहता है? डिपेंड करता है कितना होगा। यह सीधी सी भाषा में नेट प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यही तो कहता है रोल्स लॉ। सिंपल सी भाषा में आपको यही याद रखना है कि जैसे एक ग्लास है बेटा, अब ग्लास के दीवालों पर जितना प्रेशर लग रहा होगा तो ये प्रेशर किसके बराबर है? इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके हर मटेरियल के द्वारा लगाया गया प्रेशर के बराबर है। यही वो तो बोला है रोल्स लॉ। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब आगे देखते हैं। ये चैट जीपीटी वाला थोड़े है जी, तुम लोग चैट जीपीटी पता नहीं। वाई स्काई इज ब्लू 10 टाइम्स, वाई स्काई इज ब्लू। हाँ जी, तुम लोग हंस रहा है, तुम लोग बताएगा वाई स्काई इज ब्लू। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? लेकिन सर ये वाला क्वेश्चन ना एक्सी वर्मा वाला चॉइसेस सर है ना, वो एक्सप्लेन किए थे कि वी आई बी जी वाई और सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ तो आपको वॉयलेट बिग गियोर। तो फिर स्काई तो वॉयलेट दिखना चाहिए, ब्लू क्यों दिखना? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे से ही पूछ रहा है। वायलेट तो आंखों को उतना ज्यादा पसंद नहीं है ना बेटा, तो दिखने का बात हुआ तो आंखों को पसंद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? दिखने का बात हो तो आंखों को पसंद होना चाहिए, तभी ना किसी चीज को देखोगे भाई। पसंद नहीं आया तो छी थू इधर कर देते हैं, है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई हमारा ब्लू दिखता है। अब देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर एक कंफ्यूजन हो गया कि वायलेट क्यों नहीं दिखता है। तो देखो बेटा, वायलेट मोस्ट स्कैटर करेगा। वायलेट क्या करता है? सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। ठीक है, मोस्ट स्कैटर यही है ना। तो मोस्ट स्कैटर करने का मतलब ये नहीं है, दो तरीके के, मोस्ट स्कैटरिंग इन द इंटेंसिटी और इन द नंबर। तो नंबर में हमारा धरती पर क्या है? सबसे ज्यादा वाटर है। अब वाटर रहने के कारण ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो किससे रिफ्लेक्ट होता है बेटा? वाटर से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मैं मोस्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, मोस्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा है, सबसे तेज हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये मैं वही समझा दे रहा हूं। ये क्या है? सबसे तेज है, जबकि ज्यादा हमको कहां से स्कैटरिंग मिलेगा बेटा? वाटर लेवल से मिला। ठीक है, तो वाटर लेवल से मिलने के कारण हमारा कैसा कलर दिख जाता है? ब्लू दिख जाता है। इतना याद रख लेना, कोई गलती नहीं काटेगा। नहीं ना, बहस का होगा, बहस भी करेगा तो क्या होगा? बहस होना चाहिए। हाँ, तो वायुमंडल एक आ जाता है ना बीच में, वो भी तो पढ़ेगा ना। वायुमंडल में जिसमें कि गैसेस पे टकराते हैं, गैसेस के पार्टिकल पर जब टकराते हैं तो वायलेट कहां कलर देते हैं गैसेस वाले? क्योंकि नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा है वायुमंडल में। हाँ, तो जिस वे में कहो, और आगे जितना ज्यादा पढ़ोगे, रिले स्कैटरिंग को और ज्यादा पढ़ोगे। हम लोग ने फिजिक्स 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, फाइनल सेमेस्टर में, तो रिले स्कैटरिंग को और ज्यादा क्लियर बताया गया। काम तो चल रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, रोम रोम भाइयों, फिर मिलते हैं। हाँ, देख लेते हैं, रुको। वाई नॉट वायलेट? ओए सुनना इधर, वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो पहला क्या है कि वेवलेंथ इसका कम है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, इधर उधर भाग जाएगा। तो जो बच्चे माँ बाप के नजर से इधर उधर भाग गए, वो दिखाई कैसे देंगे? पहला पॉइंट यही याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखिए, नेक्स्ट है हमारा आईज मोर सेंसिटिव है, किसका? है? हाँ हाँ, ब्लू। देखो एक ब्लू फिल्म बोल रहा है। ठीक है, एक पर एक है। ब्लू आइज का गाना आप लोग सुने होंगे।
हाँ इधर इधर ध्यान देना, तू बात में ही डूब जा। ब्लू आइज वाले सुने होंगे, तो आइज किससे ज्यादा सेंसिटिव है? ब्लू से सेंसिटिव है। अगला देखो, हाँ इधर इधर एक ही बात पर बच्चों की तरह, इधर देखो, सन के पास वायलेट लाइट नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग क्या दिखते हैं? ब्लू दिखते हैं, नॉट वायलेट दिखते हैं। आगे देखिए, तो रिले स्कैटरिंग है, वही T⁴ था वहां पर, यहां पर λ⁴ आ गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब 2-3 चैप्टर पढ़ा है, इधर पर बचा हुआ ये देख लीजिएगा आप लोग, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कभी टाइम मिलेगा तो करा देंगे हम, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।